हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह इकोनॉमी की पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। आज से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का सफ़र, ताकि जिन छात्रों को इकोनॉमी कठिन लगती है वे भी इसे आसानी से समझ सकें। आज के इस पहले लेक्चर में हम जानेंगे पूरा सिलेबस, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में आखिर फ़र्क क्या है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यही बेसिक आगे के सभी टॉपिक को मजबूत बनाएगा। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सामने ये सिलेबस दिखाई दे रहा होगा इकोनॉमी का, जिसे हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ हम बेसिक टर्म समझते हैं, जैसे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में आखिरकार अंतर क्या है। और जब भी हम अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का नाम सुनते हैं तो आपने एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, वो है एडम स्मिथ। तो चलिए एडम स्मिथ से ही हम अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में। दोस्तों, हमारा मेन पर्पस है कि हमें पढ़ना है इकोनॉमी, लेकिन हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में आखिरकार डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए, जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ की एक बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि आप सब जानते होंगे अगर कहीं भी पढ़ा है पहले तो द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है, जो कि 1776 यानी कि 1776 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इस बुक में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र वही विषय है, इकोनॉमी इज दैट सब्जेक्ट, जहां वस्तु एवं सेवा के उत्पादन, उपभोग एवं वितरण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है वेयर द प्रोसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज स्टडीड। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। एडम स्मिथ कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जहां किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा, मान लीजिए वस्तु के रूप में हम एक मोबाइल ले लेते हैं, तो ये मोबाइल है, ये वस्तु है। तो इस वस्तु का उत्पादन, इसका उपभोग और इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वही अर्थशास्त्र है। ये किसके अकॉर्डिंग है परिभाषा? एडम स्मिथ के अनुसार। एडम स्मिथ की जो बुक है, जिसको हम शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम है द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यही इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। अब एडम स्मिथ के बारे में एक बात और याद रखनी है कि जो एडम स्मिथ हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ही डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लास्ट में कि जो अर्थशास्त्र वह विषय है जहां मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। थस इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट वेयर ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड, जहां पर हम मानव की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न या एक क्वेश्चन और रेज होगा कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो दोस्तों, वे क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मनी, वो सभी की सभी कैसी एक्टिविटी कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है, एक अपवाद है, जिसको हम बोलते हैं देखभाल या केयरिंग अर्थव्यवस्था, जिसको हम केयर इकोनॉमी कहते हैं। मान लीजिए माता पिता के द्वारा अपने बच्चे के लिए जो भी धन खर्च किया जा रहा होगा वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, यानी उसका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो केयरिंग अर्थव्यवस्था है, देखभाल अर्थव्यवस्था है, और देखभाल अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये अर्थशास्त्र कहता है। आई होप इस पूरे पेज में जो जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो एडम स्मिथ, उनकी बुक कब पब्लिश्ड हुई, उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या डेफिनेशन दी है, वो सारी बात, और साथ में अगर क्वेश्चन आता है कि वह कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, तो हम जवाब दे सकते हैं एडम स्मिथ। क्लियर है? चलिए, अब अभी हमें समझना है कि जो अर्थशास्त्र है इसकी ब्रांच क्या है, कितने प्रकार का ये अर्थशास्त्र होता है। तो देखिए, हम अगर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो व्यापक रूप से इसकी दो शाखाएं हैं, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, जिसको हम जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। हिंदी में व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं इसको, और इसको समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि ये माइक्रो और मैक्रो का क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए दोस्तों, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें अध्ययन करना है अर्थशास्त्र में। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी की ही आर्थिक क्रियाकलापों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन एंटायर इकोनॉमी,
यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था, तो वो आ जाएगा मैक्रो। आप वर्ड समझिए, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब है किसी एक व्यक्ति के द्वारा कौन कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप की जा रही हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। और पूरे देश के द्वारा कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाग होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा उत्पादन, यानी कोई एक व्यक्ति उत्पादन कर रहा है तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करेंगे। किसी कंपनी या कंपनी के समूह द्वारा उत्पादन अगर किया जा रहा है, किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन अगर हम करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट, जैसे किसी उपभोक्ता के बारे में बात करें या किसी उत्पादक यानी कि अ प्रोड्यूसर। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं पुवर्टी। अब पुवर्टी किसी एक घर की समस्या थोड़े ना है, ये तो पूरे देश की समस्या है ना। तो हम क्या कहेंगे, पुवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय। इसके अलावा मार्केट प्राइस, जीडीपी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसी एक व्यक्ति के घर में थोड़ी ना होगा, पूरे देश में ही होगा। और इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें हम जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और जब हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं, इंडिविजुअल फर्म या कंपनी की बात करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो ये जो अभी हमने देखा है ये था अर्थशास्त्र। क्लियर है। अब हमें समझना है अर्थव्यवस्था। आखिरकार अर्थव्यवस्था क्या है, वो अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको पढ़ना अर्थशास्त्र है या अर्थव्यवस्था। तो देखिए, यहां हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में कि अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र यानी ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधन से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उसका वितरण लोगों में किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। सबसे पहला टर्म उठाइए, एनी ज्योग्राफिकल एरिया, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधन, इन विच अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब कि अगर हम किसी भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें उपलब्ध जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन का मतलब है कोल है ना, कोई भी वनस्पति उत्पाद है या अदर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो, तो उनसे वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करेंगे और उनका वितरण भी करेंगे। किसमें? लोगों में। लोगों में क्यों करेंगे उनका वितरण? ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। दैट इज इकोनॉमी। तो अब बताओ, हमें इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स? हमें ब्रॉडली तो इकोनॉमी ही पढ़नी है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स के भी देखेंगे। क्लियर है? इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी ज्योग्राफिकल एरिया इन विच अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। एक डायग्राम के जरिए और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये हमने पहले अपना एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बना ली। यहाँ पे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये हमारा पूरा टेरिटरी हो गया। इसके अलावा टेरिटरी और भी होती हैं, आगे हम देखेंगे। जैसे हमारी एम्बेसी वगैरह जो अन्य देशों में, तो वो भी हमारी ही टेरिटरी मानी जाएगी। तो देखिए, तो ये क्या होगा, अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, तो ये रहा वो पूरा भौगोलिक क्षेत्र। अब देखिए, इस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ रिसोर्सेज होंगे, आर्थिक संसाधन होंगे। इन संसाधनों से क्या करेंगे, हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करेंगे और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किन में? पब्लिक में, लोगों में। क्यों? ताकि उनका वेलफेयर हो सके, उनका कल्याण हो सके। यही तो इकोनॉमी है दोस्तों, कि हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करें, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनका कल्याण हो सके। इसीलिए तो इकोनॉमी हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें पढ़ाया जाता है। अब जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज के लिए हमें लैंड है ना, मशीन्स और मैन पावर की जरूरत पड़ती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये अंतर था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। अब दोस्तों, इसको हम समराइज करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र क्या है, तो आप जवाब क्या देंगे? तो आप जवाब देंगे अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है वहीं, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। यानी जो भी हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे हम लेके आएंगे, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप ये बात मेरी आप समझ पाए होंगे। मैंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र सैद्धांतिक विषय है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो भी बातें कही गई हैं उनको प्रैक्टिकल हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? उसको हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। सो ये अंतर है अर्थव्यवस्था और शास्त्र में। क्लियर है? अब एक वर्ड आया था कि देश में जो संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन, उनसे वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करेंगे। तो वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं दोस्तों? तो देखिए, वस्तु, अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। वस्तु क्या है? जो दृश्यमान हो, यानी जो विजिबल हो और जिनका मार्केट वैल्यू हो, वो सब वस्तुएं हैं। यानी जो हमें आंखों से दिखाई भी देती हूँ। लाइक मैं इसी मोबाइल का एग्जांपल लूंगा बार बार। तो ये मोबाइल है, ये आंखों से हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसकी एक मार्केट वैल्यू भी होगी, तो ये क्या हो गई? वस्तु। अगला है सेवा। कि सेवा क्या होती है? सेवा जो अदृश्य हो,
लेकिन उसका बाजार मूल्य अवश्य हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका बाजार मूल्य अवश्य होना चाहिए, डेफिनेटली हैज़ अ मार्केट वैल्यू। तो सेवा कैसी होती है? अदृश्य होती है। जैसे टीचिंग, ये अदृश्य है लेकिन इसका मार्केट प्राइस जरूर होगा, तो ये क्या हो गई? सेवा। स्वास्थ्य क्या है? एक सेवा है। बैंकिंग क्या है? एक सेवा है। तो ये अंतर है वस्तु और सेवाओं में। चलिए तो अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के, अब क्षेत्र देख लेते हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बात करते हैं तो मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। हम अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्राइमरी सेक्टर के बारे में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर को हम रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम सब आगे धीरे धीरे समझेंगे। आज के लेक्चर पे आपको ध्यान देना है कि ये केवल बेसिक है, जहां मैं बस आपको सिलेबस डिस्कस करने के लिए और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी जॉब होती है उनको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। अब ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो सीधे पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर करती हैं, यानी सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट और नेचर। जैसे एग्रीकल्चर है ना, एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, फिशरीज है, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री है। इसके अलावा खनन, माइनिंग। माइनिंग उसको कहते हैं इसमें वर्टिकल एक्सकवेशन किया जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है, उसको बोलते हैं खनन। और उत्खनन मतलब जिसमें क्षैतिज खुदाई की जाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन उत्खनन। इसके अलावा हंटिंग। तो ये सब कैसे हैं? ये ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो या तो सीधे पर्यावरण से जुड़ी हैं या नेचर से जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो प्राइमरी सेक्टर है, ड्यू टू हाई एम्प्लॉयमेंट इट इज नोन एज बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उच्च रोजगार के कारण इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर को। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये हुआ पहला सेक्टर। किसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जिसमें हमने पहला क्षेत्र देखा वो है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। और इसमें सारी आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो आप ऐसे लॉजिक लगा लेना, लाइक एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, सब किस पर है? या तो नेचर पर डिपेंड है या पर्यावरण पर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, द्वितीय क्षेत्र के बारे में। इसमें जो जॉब होती है उनको हम ब्लू कॉलर जॉब भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब सेकेंडरी सेक्टर है क्या? जो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल्स इनटू दी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ध्यान से समझना, कच्चा माल, कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा था? जैसे हमें एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट से, मत्स्य पालन जो कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, इन सब से हमें क्या मिल रहा है? कच्चा माल। इनको मूल्यवान वस्तुओं में या मूल्यवान उत्पादों में, लाइक जैसे एनिमल हस्बेंड्री, तो वहाँ से हमें मिल्क प्राप्त होगा। अब मिल्क से हम पनीर बनाएं, टोफू बनाएं, तो ये क्या हुई? ये मूल्यवान उत्पाद हुए। तो इनको परिवर्तित करने के लिए हम जिस सेक्टर का यूज़ करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें निर्माण आता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन आता है, जैसे आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, है ना। इसमें विनिर्माण आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, जहाँ मशीन द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है, किसी भी प्रकार की वस्तु का, जैसे सूती वस्त्र से कपड़ा बनना या गन्ने से चीनी बनना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल उत्पादों में कन्वर्ट कर रहा है। गन्ने की ज़्यादा कीमत है या चीनी की? तो चीनी की। तो यही बातें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई यानी कि जलापूर्ति, और फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब हमारे सेकेंडरी सेक्टर के हिस्से हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जितने भी औद्योगिक देश होते हैं दोस्तों, औद्योगिक देशों की रीढ़ है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे चाइना है, तो चाइना एक हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल नेशन है कि नहीं है? तो उसकी जो बैकबोन है ना, उसकी बैकबोन है सेकेंडरी सेक्टर। भारत में ये पूर्णतः विकसित नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ डायरेक्ट गौर किया गया है टर्शियरी सेक्टर पर। हमने अपने सेकेंडरी सेक्टर को इतना मजबूत किया ही नहीं। अगर हम अपने सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत कर लें तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हम भी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र। इसमें जो जॉब उपलब्ध होती है उनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। तृतीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर। इसमें जितनी भी होती हैं वो अमूर्त सेवाएं होती हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे, मैंने भी कहा था। सेवाएं क्या होती हैं? जो दिखाई ना दे लेकिन जिनका मूल्य होता है, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, बीमा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, भंडारण यानी कि स्टोरेज, मनी, मुद्रा, व्यापार, ट्रेड, अनुसंधान, रिसर्च करते हैं, विकास, डेवलपमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो रिटेल यानी कि खुदरा व्यापार है, ये सभी के सभी हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। अब जो टर्शियरी सेक्टर है दोस्तों, इस टर्शियरी सेक्टर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है अन्य दो भागों में, जिनको आज के समय में हम चतुर्थक और पंचक क्षेत्र कहते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं चतुर्थक और पंचक क्षेत्र के बारे में। तो अगेन देखिए, हम देख रहे हैं सब डिवीजन ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र का उप विभाग या उप विभाजन देख रहे हैं। इसमें क्या है? टू स्पेशलाइज्ड सेक्टर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। ज्ञान और विशेषज्ञता के स्तर के आधार पर इसको हम दो विशेषकर क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। किस किस के आधार पर? ज्ञान और विशेषज्ञता, यानी स्पेशलाइज्ड सेक्टर जो कि बेस्ड है किस पर? नॉलेज पर और एक्सपर्टीज पर। जैसे कि
एक है क्वार्टरनरी सेक्टर, एक है क्वाइनरी सेक्टर, यानी कि चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो अब देखिए, जो चतुर्थक क्षेत्र है इसमें जितनी भी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ज्ञान आधारित क्रियाएं हैं वो आती हैं, या जितनी भी इंटेलेक्चुअल सर्विसेज हैं, बौद्धिक सेवाएं हैं, या जहाँ पर हाईली स्किल्ड पीपल यानी कि अत्यंत कुशल लोग काम करते हैं, वो सारे सेक्टर किसके अंतर्गत आते हैं? क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। लाइक जैसे इंश्योरेंस है, बीमा है, बैंकिंग है, रिसर्च अनुसंधान का काम है, कोई भी कंसल्टेंट का काम नहीं, सलाहकार का काम है, या जितने भी आईटी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी पेशेवर होते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वो सभी आते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत। वहीं अगर अपन क्वाइनरी यानी कि पंचम क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी डिसीजन मेकिंग से संबंधित यानी कि निर्णय क्षमता जो होती है, या पॉलिसी क्रिएशन का जो नीति निर्माण का काम करते हैं, वो सभी पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे रिसर्च साइंटिस्ट यानी कि अनुसंधान वैज्ञानिक जो होते हैं, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक IAS IPS, तो ये लोक प्रशासन वगैरह हैं, ये पंचम क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब कुछ अदर सेक्टर भी हम देख लेते हैं जो इससे हटके हैं। उनमें आप देखेंगे जो अन्य सेक्टर हैं उनमें एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। दोस्तों, संगठित और असंगठित में क्या अंतर होता है, उसी बेसिस पर इन दोनों क्षेत्रों को अपन फिनिश करते हैं। जो ऐसे क्षेत्र जो सरकार के पास पंजीकृत हैं वो संगठित हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो असंगठित क्षेत्र हैं। तो संगठित क्षेत्र जो पंजीकृत हैं, असंगठित क्षेत्र जो पंजीकृत नहीं है। अगेन, ये श्रम कानूनों का पालन करते हैं, फॉलो द लेबर लॉ, ये नॉट फॉलो द लेबर लॉ, ये कानूनों का पालन नहीं करते हैं। इनमें फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, निश्चित काम के घंटे होते हैं। इनमें इरेगुलर वेजेस यानी कि अनियमित मजदूरी होती है। इसमें प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है। इसमें कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, नो जॉब सिक्योरिटी। इसमें पेंशन भत्ते जैसे लाभ मिलते हैं। इनमें कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं प्राप्त होता है। जैसे सरकारी जॉब या बहुराष्ट्रीय जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो आती हैं किसके अंतर्गत? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत। और कोई व्यक्ति यदि किसी दुकान में काम कर रहा है, छोटी दुकानों में, तो ऐसे सभी लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो ये अदर सेक्टर हैं हमारे इकोनॉमी के। तो ये हमारे जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर हैं वो फिनिश होते हैं। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कभी भी कि अर्थव्यवस्था के एजेंट के बारे में बताइए, तो देखिए देयर आर ओनली 3 मेन एजेंट्स। हमारी इकोनॉमी के 3 मुख्य एजेंट होते हैं, जिनमें परिवार फैमिली आती है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार आती है, और प्राइवेट कंपनीज यानी कि निजी कंपनियां आती हैं। क्लियर? दूसरा, अब अगली बात है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक हैं, कारक क्या होते हैं उनको समझना है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन में जिन कारकों की आवश्यकता होती है, यानी द फैक्टर्स नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अर्थव्यवस्था में अगर हमें किसी भी वस्तु और सेवा का क्या करना है? उत्पादन करना है, तो हमें उसके लिए जिन भी कारकों की आवश्यकता होंगी वही सब हमारे उत्पादन के कारक हैं। लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए हमें जिन जिन फैक्टर की आवश्यकता होगी वही सब क्या कहलाएंगे? उत्पादन के कारक। अब उत्पादन के मेनली 4 कारक होते हैं दोस्तों। क्या क्या? जो प्रमुख 4 कारक हैं उनमें आता है लैंड यानी कि भूमि, लेबर यानी कि श्रम, कैपिटल यानी कि पूंजी, और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। लाइक जैसे मुझे इस मोबाइल के प्रोडक्शन की एक फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, यानी मोबाइल का मुझे उत्पादन करना है, तो क्या ध्यान देना होगा? मुझे सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। इस कंपनी में फिर काम करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। फिर इन सब के लिए मुझे कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी भी तो होना चाहिए, और उसके लिए कोई उद्यमी जो इन सब की अरेंजमेंट करेगा वो होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं उत्पादन के 4 कारक हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उसके 4 मेजर फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब देखिए दोस्तों, जैसे एक चार्ट के आधार पर अपन समझते हैं इसको। यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्पादन के कारक की, यहाँ पर उसके फैक्टर कॉस्ट की, और यहाँ पर उसके जो प्राप्तकर्ता होगा उसकी इनकम की। दोस्तों आप समझना इस बात को कि मान लीजिए उत्पादन के कारक में हमने भूमि की बात की, लैंड की बात की, तो उद्यम हेतु कारक लागत यानी जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वो इस पर फैक्टर कॉस्ट उसका क्या होगा? वो होगा रेंट, किराया। तो वो लैंड के लिए क्या दे रहा होगा? भूमि के लिए क्या पे कर रहा होगा? वो किराया। तो जो वो किराया दे रहा है वो उस व्यक्ति के लिए क्या है? कारक लागत। वही जो व्यक्ति इस किराए को प्राप्त कर रहा हो वो उसके लिए क्या हो गई है? इनकम हो गई है। लाइक जैसे आप सोच लीजिए कि अब आपको ऐसे सोचना है कि मान लीजिए आपने अपनी शॉप, अपनी दुकान खोलने के लिए कोई एक बिल्डिंग आपने किराए से ली। तो जब आपने जो बिल्डिंग किराए से ली तो आप किराया दे रहे हो, वो आपके लिए क्या है? वो फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन जिस मकान मालिक को जो आप उसको फैक्टर कॉस्ट दे रहे हो वो उसका क्या हो जाएगा? वो उसका फैक्टर इनकम हो जाएगा। यानी कि किराया जो उद्यमी है उसके लिए फैक्टर कॉस्ट है, वहीं जो रेसिप्टर है, जो प्राप्त कर रहा है, उसके लिए वही क्या है? उसका वो उसका इनकम है, आय है। ऐसी लेबर में देखो, लेबर के लिए आप जो वेतन पे करोगे वो आपकी फैक्टर कॉस्ट है,
लेकिन जिस व्यक्ति को वो प्राप्त हुई वो उसका क्या है, वेतन है। यानी कि लेबर के लिए जो आप वेजेस दे रहे हो वो फैक्टर कॉस्ट है और वही वेजेस उसके लिए इनकम है। दूसरा कैपिटल, पूंजी। पूंजी आप जो लगा रहे हो तो पूंजी पे जो ब्याज मिलेगा या जो ब्याज लगेगा, जैसे आपने अपनी कंपनी खोलने के लिए किसी से पूंजी उधार ली तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, उसको ब्याज दोगे, तो जो ब्याज आप उसको दे रहे हो वो आपके लिए क्या है, वो कारक लागत है। लेकिन ब्याज का पैसा जिसे मिल रहा है उसके लिए भाई क्या है, वो उसकी आय है। ऐसी एंटरप्रेन्योर के लिए अंत में प्रॉफिट और प्रॉफिट ही होता है। क्लियर है? तो भूमि का किराया देना होगा, लेबर के लिए वेतन देना होगा, कैपिटल के लिए आपको ब्याज देना होगा और लास्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि लाभ प्राप्त होगा। ये उत्पादन के कारक और उसके फैक्टर के बेसिस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि जो चीज़ किसी व्यक्ति के लिए फैक्टर कॉस्ट है वही प्राप्तकर्ता के लिए उसकी इनकम है। सो वही बात मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन की है कि उद्यम जो व्यय करता है, यानी कि एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है जो वो व्यय करता है वो उसके लिए कारक लागत है, वहीं प्राप्तकर्ता के लिए वह कारक आय होती है। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि जो उद्यम होगा, जो पैसा खर्च करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा, वो उसके लिए फैक्टर कॉस्ट होगी और जिसको वो प्राप्त होगा वह उसके लिए एक इनकम होगी, फैक्टर इनकम होगी। और एक डायग्राम के जरिए मैंने ये बताने का प्रयास किया यहाँ पे कि मान लीजिए एक उद्यमी है और ये एक श्रमिक है। उद्यमी जो है वो श्रमिक को वेतन दे रहा है, तो वो इसके लिए क्या हो गई, कारक लागत हो गई। वही श्रमिक के लिए जो ये वेतन प्राप्त हो रहा है वो उसके लिए कारक आय, यानी कि फैक्टर इनकम हो जाती है। तो दोस्तों ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में। आई होप तो अब आप इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में अंतर काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारे हमने फैक्ट भी डिस्कस किए हैं। अब इनसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा अगला पड़ाव है वो ये कि हम सिलेबस को एक बार देख लें कि सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस को मैंने 2 आधारों पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। जैसे पहले पेज पे आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें पढ़ना है नेशनल इनकम, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो नेशनल इनकम ही होगा। उसके बाद बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, यानी कि जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में हमें बात करनी है। आर्थिक नीति, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं उनके बारे में, मनी, मुद्रा के बारे में, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इसके अलावा आरबीआई, बैंकिंग, बजट, टैक्स, जीएसटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जो भुगतान संतुलन है ना, विनिमय दर है, पूंजी बाजार है, इसके अलावा एनर्जी, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, बंदरगाह, इन सब के बारे में बात करनी है। तो वनडे एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये सिलेबस हो जाएगा। ये बेसिकली सिविल सर्विस की अगर आप बात करोगे तो ये प्री का सिलेबस हो जाएगा। वहीं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अब फूड सिक्योरिटी है, तो आज के समय में आप देखेंगे जैसे जैसे कंपटीशन टफ हो रहा है तो अब क्वेश्चंस इन सेक्टर से भी आने लगे हैं। तो जैसे फूड सिक्योरिटी है, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके अलावा एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में सब्सिडी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो क्रॉप पैटर्न है, फसल का प्रारूप है, इरिगेशन है ना, इसका स्टोरेज, भंडारण, पशुपालन, इसके अलावा इसमें ई टेक्नोलॉजी का यूज़ जो आज के समय में हो रहा है। फिर अगला टॉपिक होगा लैंड रिफॉर्म से संबंधित। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है ना, पुवर्टी जो गरीबी है, प्लानिंग, नियोजन, समावेशी विकास, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना और इन्वेस्टमेंट मॉडल जो निवेश मॉडल है उसके बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एलपीजी, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा ब्रॉडली सिलेबस है। तो आप देखेंगे ये सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में आता है और इन टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। कुछ टॉपिक इसमें हैं जो प्रीलिम्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, लाइक बेरोजगारी है, गरीबी है ना, और जो समावेशी विकास है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी रणनीति क्या होगी। हम पहले टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, उसका बेसिक एडवांस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर उनके हम हर एक एग्जाम में पूछे गए जो पीवाईक्यू हैं उनके बेस्ड पर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे क्लास के दौरान ही। इस बीच में हमें फोकस किस चीज़ पर करना है, हमें प्रॉपर अपने नोट्स तैयार करने हैं, जो कि मैं आपको समय समय पर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते रहूँगा। इन नोट्स के आपको साथ में ही शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहने हैं। मीन्स मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इनके शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाएंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाने की तरीका ये है कि आप पहले उस टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, फिर एक बार रिकॉल करेंगे और फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप नेशनल इनकम के बारे में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप पहले नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, फिर आप खुद समझ में आ जाएगा कि इस नेशनल इनकम वाले टॉपिक में आपको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो पूरे प्रेपरेशन का जो हमारा एक जो रास्ता रहेगा वो यही है कि सबसे पहले हमें थियोरी बहुत अच्छे से करनी है, थ्योरी हो जाएगा, फिर हमें रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, फिर हमें उनके एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू पीवाईक्यू बेस्ड होना चाहिए, जिसमें आप सिविल सर्विस के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जैसे सीडीएस, एनडीए, इसके अलावा आईएएस सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाएंगे। इसके अलावा फिर आप एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इनके क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर रेलवे के भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे उन्हीं टॉपिक के, जैसे रेलवे में एनटीपीसी है, एनटीपीसी ग्रुप डी, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लगाएंगे। और फिर कोई बैंकिंग को टारगेट कर रहा होगा तो फिर अपने वो बैंकिंग के जो पीवाईक्यू इन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको लगाएंगे। यही हमारा तैयारी का एक बेस्ट हम कह सकते हैं रास्ता है, जिसमें हम
इन चीज़ों पर भी गौर करेंगे कि पीवाईक्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम जो थ्योरी कवर कर रहे हैं क्या उस पर बेस्ड पीवाईक्यू हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर सॉल्व हो रहे हैं तो हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में हमारे कंटेंट में कमी है। सो ये पूरा हमारा प्रोसेस रहेगा इन सभी टॉपिक को कवर करने का। तो आज के लेक्चर में हमने समझा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस, साथ में हमने कोर्स का ओवरव्यू देखा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इकोनॉमी की आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगले लेक्चर में हम इकोनॉमी के और भी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।